हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका चूंकि पुलिस का एग्जाम परसों को है और अंतिम टॉपिक आपको देता हूँ, छोटा सा टॉपिक, ठीक है। और ये जो आपकी जीएस की क्लासेस चल रही है उससे हटके है, यानी आपका जो प्रॉपर रूटीन है उसके कंपैरिजन में हटके ये टॉपिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और इसको एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको और यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना आप, ठीक है। इससे जो मैं आज 15-20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा एक टॉपिक के, उसमें से मेरी आत्मा ये कहती है, आपकी भी कहेगी जिस दिन एग्जाम होगा आपका, कि यार यहाँ से प्रश्न आया है। और वो हमेशा से हॉट टॉपिक, किसी भी एग्जाम में चले जाओ तो ज़्यादा नहीं, ठीक है। 10-15 मिनट इसको सुन लीजिए इस वीडियो को। और कल भी आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी, कल भी कंप्लीटली आपको रेस्ट देना है। और परसों मतलब मैं तो यही कहूँगा बच्चों, इस वीडियो को देखने का सब कुछ बंद करके चले जाओ, यानी आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे, क्योंकि अगर कल पढ़ोगे ना खाली तनावग्रस्त हो जाओगे। एक दिन अगर रिलैक्स दोगे, होना होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अंतिम समय में यही कहा जाता है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा यार, क्या नहीं क्या होगा, ठीक है। तो कई लोग कह रहे होंगे सर ये कहना बहुत आसान है, भाई क्या कहूँ, फिर कल भी पढ़ो परसों भी पढ़ो, यही कहता रहूं। अब समय नहीं है पढ़ाई करने का, अब अंतिम समय है। ये टॉपिक मैंने इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से परसों एक क्वेश्चन आएगा आपका, और हो सकता है इस प्रश्न की वजह से किसी का सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हेडिंग डालना, ये जीएस का, वो जो आप जीएस का फोल्डर चल रहा है उससे हटके है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालना स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। मतलब यहां से प्रश्न आने की भरपूर संभावना है कि इससे प्रश्न आएगा, ठीक। स्थानीय स्वशासन, और यानी इसको आप सही तरीके से अगर बोला जाएगा तो इसको बोलते हैं पंचायती राज वगैरह, और जो ये नगर निकाय वाले हैं, ठीक। अब मैं इसके सिर्फ फैक्ट बताता हूं आपको, ठीक। सब देखो, कभी अगर आपसे पूछ देगा स्थानीय स्वशासन में क्या चीज अंतर्निहित होती है, क्या इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है विकेंद्रीकृत शासन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे अगर शक्ति या सत्ता एक ही जगह हो, एक ही जगह से रूल हो रहा हो, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, केंद्र से राज्य, राज्य से पंचायत, पंचायत से गांव, जो भी है जहां भी है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्थानीय स्वशासन का सीधा सीधा मतलब है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है विकेंद्रीकृत शासन, विकेंद्रीकृत शासन, ठीक है। वो केंद्रीकृत शासन व सहभागिता मूलक लोकतंत्र, यानी लोगों का उसमें क्या होगी, सहभागिता होगी, ठीक है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र, ये दो कॉन्सेप्ट इसमें चलते हैं, किसमें, अपने आप में स्थानीय स्वशासन में, यानी विकेंद्रीकृत शासन व सहभागिता मूलक लोकतंत्र इसकी विशेषता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, ये जो स्थानीय स्वशासन है बच्चों, इसका जनक किसको कहा जाता है। सबसे पहले लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक गवर्नर हुआ करते थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। इनके कार्यकाल में 1882 में ये सबसे पहले एक प्रोसेस शुरू हुई थी, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखो, स्थानीय स्वशासन भारत के संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, यानी महात्मा गांधी इसके पुरजोर समर्थक थे कि ग्रामीण लेवल पे शासन होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें होनी चाहिए। तो इसको भारत के संविधान में आर्टिकल 40 में इसको जगह दी गई है, अनुच्छेद 40। यानी अगर कभी पूछेगा आपसे ग्राम पंचायत का वर्णन, ठीक है, ये पंचायत वो 243 वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये अलग है। ग्राम पंचायत है आर्टिकल 40 यानी स्थानीय स्वशासन इसके अंदर आता है। और इसको ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल 40 है वो किसके अंदर आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लिखो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। यानी अगर क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछता है कि भारत के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन है या अपने आप में जो ग्रामीण शासन है, ग्राम पंचायतें किसके अंतर्गत रखी गई हैं, तो आपका आंसर होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि अनुच्छेद 40 किसके हिस्से का किसका पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, जब स्थानीय स्वशासन के संविधान में रखा है, इसी के तहत एक प्रोसेस चलाई गई, एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम बोला गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका भी डेट सहित आपको याद रखना है। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था बच्चों, ये था 2 अक्टूबर 1952 से, 1952 से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्कीम चलाई गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है पेपर में अपने आप में, ठीक है। अब देखना, जब हमारा देश आगे बढ़ता गया तो फाइनली ये सोचा गया कि यार जो पंचायतें हैं या जो नगर निकाय हैं, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन, उसको संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया जाए। तो लिखो स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा, को संवैधानिक दर्जा, ठीक है। ये किस चीज से इसको स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला? ये मिला बच्चों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 73वां व 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन है बच्चों पंचायतों से, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, 73वां, जबकि 74वां संविधान संशोधन है बच्चों नगर निकाय से, ठीक है। यानी नगर पालिकाएं वगैरह जो होती है, नगर निकाय यानी शहरी स्थानीय स्वशासन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो नगर निकाय वगैरह से 74वें संविधान संशोधन से इसको क्या मिला? अपने आप में संवैधानिक दर्जा मिला। कभी कभी इससे क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसके लिए जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी प्रमुख समितियां जो हमारी बनाई गई थी भारत में, क्या क्या बनी थी, ठीक है। तो लिखो स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां, स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां। इसमें एक पहली जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो आप बताओगे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। इसका गठन किया गया था 1957 में, और इसने भारत में एक रिकमेंडेशन की, भारत में जो पंचायतों का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 लेवल पे होना चाहिए। सबसे ऊपर होना चाहिए जिला पंचायत, उसके बाद होना चाहिए ब्लॉक या मंडल पंचायत, और नीचे होना चाहिए ग्रामीण, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत। तो इसने क्या कहा था? त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। तो लिखो त्रिस्तरीय पंचायत। अगर क्वेश्चन पूछता है कभी कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता। तो कौन कौन सी होंगी? सबसे ऊपर होगी जिला पंचायत, जिला, दूसरा होगी ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत या मंडल जो भी कहते हो, और तीसरा होगी ग्रामीण लेवल पे, ठीक है, ग्राम सभा यानी ग्रामीण लेवल पे त्रिस्तरीय पंचायत। जब ये बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन आई, उसके बाद भारत में पहली बार स्वतंत्रता के बाद जो स्थानीय स्वशासन जो चीज शुरू हुई पंचायत, वो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में क्या मानी जाती है? पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है। तो ठीक है, तो अगला लिखो क्वेश्चन आप में, देश की प्रथम, देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायत कहां बनी थी? नागौर राजस्थान में बनी थी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो लिखो देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत, ये कहां हुई थी? नागौर। और नागौर कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले क्या किया गया था? देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट अपने आप में रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको हमेशा याद रखना होगा, जो अगली समिति बनी थी वो बनी थी बच्चों अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो पहले आपने क्या लिखा? बलवंत राय मेहता समिति। सेकेंड जो कमिटी बनी थी अशोक मेहता समिति, इनके अंदर की इनने क्या रिकमेंडेशन दी वो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अशोक, आपको सिर्फ कमिटी बता रहा हूं। अशोक मेहता समिति ये बनी थी 1977 में, 1977 में, और इसने जहां त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही, और इसने क्या कर दिया अशोक मेहता समिति ने कि जो पंचायत होनी चाहिए वो सिर्फ 2 स्तर पे होनी चाहिए, एक ग्रामीण स्तर पे, एक जिला स्तर पे, जबकि जो बीच वाला स्तर है वो वहां पर पंचायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो इसने 2 स्तर पे पंचायत की बात कही थी, इतना ही पढ़ना है। बाकी तो बहुत सी रिकमेंडेशन थी, चुनाव चिन्ह के आधार पर पार्टियों को पंचायत लड़ना चाहिए, वो सब नहीं पढ़ना है हमने। तो इसने 2 स्तर पे कही थी, द्विस्तरीय पंचायत, मंडल और जिला। ठीक है, ग्रामीण नहीं कहा था, सॉरी, इसने क्या कहा था? 2 स्तरीय पंचायत, 2 ही स्तर पे पंचायत होनी चाहिए कहा था। एक कहा था कहां पे? जिला पे, और दूसरा मंडल। ठीक है, ग्रामीण को इसने हटा दिया था। अब इसको ध्यान रखना आप लोग कि किस कमेटी ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी, पूछेगा तो अशोक मेहता समिति। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एक और समिति बनी थी GVK राव, GVK राव, ये भी पंचायत से समिति थी, और ये बनी थी 1985 में। ठीक है, इसके अलावा आई थी एक लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी। ठीक है, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, ये बनी थी 1986, और इसने क्या कहा था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले। क्या कहा था इसने? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को, राव ने भी कहा था, ठीक है, संवैधानिक दर्जा,
यानी संविधान में पंचायतों का वर्णन हो, ये इसने कहा था। किसने? 1986 में अपने आप में ये लक्ष्मीमत सिंह भी। ठीक, जब इसने ये कहा था तो भारत में 2 संविधान संशोधन हुए बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, एक हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एक्ट, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम जो था वो लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस तिथि से लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। इसीलिए भारत में प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, और अगर पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित था, ये था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को क्या देना था इसने? संवैधानिक दर्जा देना था। किसने? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा जो यहां से क्वेश्चन पूछता है बच्चों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, जो 73वां संविधान संशोधन है उससे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, वो था भाग 9। क्या था? भाग 9। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा भाग संविधान पंचायती राज से संबंधित है, तो भाग 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी के तहत एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 243 के अंदर इसका प्रावधान किया गया, यानी पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जो है उसका वर्णन है आर्टिकल 243। ठीक है, इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई बच्चों, शेड्यूल जोड़ा गया, वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके अंदर 29 क्या रखे गए? विषय रखे गए। ठीक है, 243 से 240 तक, 43 तक, ये 243 से 243 ओ, ABCDO वाला है। ठीक है, यहां तक पंचायतों का वर्णन है। इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, किसमें? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, उसका नाम था 11वीं अनुसूची। ठीक है, और इसमें जो विषय रखे गए 29, यानी अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट किसको दिए गए? पंचायतों को दिए गए। ये क्वेश्चन आपका पंचायतों से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो सीधे सीधे है अलग अलग आर्टिकल है, हम आर्टिकल वगैरह नहीं जाएंगे, आप सिर्फ ये याद रखना पंचायत जो होगी कितने स्तर पे त्रिस्तरीय होगी और कितने स्तर पे 2 स्तरीय। देखो, जनसंख्या जिस राज्य की, मतलब जहां पर जिस जिले में 20 लाख से अधिक है वहां पर पंचायत जो होगी त्रिस्तरीय होगी। ठीक है, जबकि 20 लाख से कम होने पर वहां पे 2 स्तर होंगे। ठीक है, कैसे कितने स्तर होंगे? वहां 2 स्तर होंगे। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे जनसंख्या का। ठीक है, अगला देखना है इसके बाद जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो चुनाव लड़ने हेतु उम्र कितना होती है? चुनाव 21 वर्ष में आप चुनाव लड़ सकते हो, पंचायत का ध्यान रखना, यानी 21 ईयर में आप इसका चुनाव लड़ सकते हो। जबकि पंचायत का कार्यकाल अगर पूछता है, किसका? पंचायत का कार्यकाल, ये पंचायत जो होती है बच्चों 5 वर्ष के लिए गठित होती है। अगर किसी केस में 5 साल से पहले विघटन हो जाता है, यानी ऐसा कभी हो कि पंचायत अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाए और उसका विघटन हो जाए, तो उस केस में कितने महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होकर पंचायत गठित होनी चाहिए? तो 6 माह के अंदर। ठीक है, तो अगला लिखो, पंचायत का 5 वर्ष से पूर्व विघटन होने पर, पंचायत का 5 वर्ष से पूर्व विघटन होने पर, यानी उसको विघटित होगी। ठीक है, तो चुनाव जो होते हैं 6 माह के अंदर कराने होते हैं। ठीक है, 6 माह के अंदर नई पंचायत का गठन होगा, नए पंचायत का गठन, यानी 6 महीने के अंदर आपको नए पंचायत का गठन करना होगा। 6 महीने से पहले इलेक्शन करो और नई पंचायत का गठन करो। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कोई पंचायत अपने 4 साल 6-8 महीने में वो होती है, विघटित होती है, तो उस टाइम 6 माह वाला कॉन्सेप्ट रख के नए चुनाव होंगे। ठीक है, नए सिरे से 5 साल के लिए गठित होगी। ठीक है, तो लिखो, पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? पंचायतों में महिला आरक्षण ये है बच्चों 1/3, 1/3, यानी 1/3 सीट महिलाओं के लिए क्या रहेगी? आरक्षित रहेगी। और जो महिलाओं के लिए आरक्षण है किसी के लिए भी है, वो आर्टिकल 243 के डी में है। ये क्वेश्चन आता है कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया है? 243 का डी। और इसमें किस किस के लिए आरक्षण है? SC, ST और वीमेन। ठीक है, तीनों के लिए है, जबकि OBC वगैरह के लिए इसमें आरक्षण नहीं है। इसी के तहत एक राज्य वित्त आयोग आता है बच्चों, वो पंचायतों का चुनाव करता है, उसका भी अनुच्छेद पूछता है। राज्य वित्त आयोग जो पंचायतों की फाइनेंस के बारे में काम करता है, 243 का आई लिख देना है। ठीक है, 243 का आई। और इस राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? याद रखना, राज्यपाल।
कौन करता है इनका गठन? राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका क्या करता है? राज्यपाल इसका गठन करता है। ठीक है, यहीं पर पंचायतों का ऑडिट भी होता है बच्चों, पंचायत का लेखा परीक्षण कि कहां पैसे यूज कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो होता है 243 के जे में। पंचायत का लेखा परीक्षण लिखो, ऑडिट, लेखा परीक्षण, ये होता है बच्चों 243 के जे में। ये अनुच्छेद याद रखना, 243 डी, जे और ये वाला आई वाला। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों राज्य निर्वाचन आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ये सिर्फ पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराता है, विधानसभा वगैरह के नहीं करता। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका भी प्रावधान किया गया 243 के में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद पूछता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसके अंदर किया गया है। ठीक है, अब देखो जैसे बच्चों ये स्थानीय स्वशासन लाया गया था, इसी के तहत एक एक्ट भी आया जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो शेड्यूल्ड क्षेत्र होते हैं, जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, जो जनजाति बाहुल इलाके होते हैं, वहां पर पंचायतों का विस्तार करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया पेशा अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशा एक्ट। तो आप लोग लिखो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज का विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार, ठीक है, यानी पेशा, PES है। ठीक है, पेशा एक्ट यानी अधिनियम, ये कब किस वर्ष लाया गया था? 1996। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पेशा अधिनियम जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार करना था, कब लाया गया था? 1996 में। इसी के तहत बच्चों जो दूसरा आता है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन आता है। ठीक है, यानी जो नगरीय है स्वशासन, नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्थानीय नगरीय स्वशासन, इसके लिए जो आर्टिकल मतलब संशोधन है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के एक्ट के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला था इनको। ठीक है, इसके क्या हुआ था? नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा। और अगर ये पूछता कि लागू कब से हुआ, ये लागू कब से हुआ संवैधानिक, ये हुआ था बच्चों 1 जून 1993 से। ये क्या हुआ था? 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसमें एक नया भाग जोड़ा गया बच्चों इस संविधान संशोधित से, भाग 9 का क, यानी 9 का ए। अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सा भाग नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, भाग 9 का क। दूसरा, इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, उस अनुसूची का नाम है 12वीं अनुसूची, यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुसूची पूछता है तो 12वीं अनुसूची अपने आप में से क्या है? संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा नगर पालिकाओं में भी आरक्षण है, वो है 243 का टी। ठीक है, आरक्षण लिखो, नगर पालिकाओं में आरक्षण 243 का टी है। ठीक है, और इसमें भी महिला, SC और ST को आरक्षण है, OBC को नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड, इसमें जो विषय है बच्चों, सब्जेक्ट है 18 विषय रखे गए, जैसे वहां 29 थे ना, ये 18 विषयों पे क्या कर सकती है? कानून बना सकती है नगर स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट लिखो उत्तराखंड में कब पंचायती राज एक्ट लाया गया था? 2016 में, जिसका संशोधन जो हुआ था 2019 में हुआ था। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज एक्ट, ये लाया गया था 2016 में। ठीक है, और इसमें संशोधन किस वर्ष किया गया? 2019 में। इसमें क्या किया गया था? 2019 में इसका क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। ठीक, अब देखो नगर पालिकाओं की भी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। अवधि कितनी होती है इनकी भी? 5 वर्ष। ये था बच्चों आपका पुलिस का अंतिम टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, इसको अच्छे से अपने स्तर पे तैयार करके जाना। बाकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है, अभी से कुछ भी नहीं पढ़ना। एक आध दिन चिल कीजिए, 24 घंटे रिलैक्स कीजिए, 25वें घंटे यानी जब भी होगा आपका जो भी है 25 घंटे 45 घंटे एग्जामिनेशन हॉल पे 10 बजे बैठ के, आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।